हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उन्नाव मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने वैद्युत क्षेत्र डिस्कस किया था, कूलाम का नियम, और आज का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2। और पार्ट 2 में आज डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को डिस्कस करते हैं कि किसी आवेश, और ये हमारा है धनावेश, और इस धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, और अनुभव किया जाता है वह क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इतनी बात हो गई तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वैद्युत क्षेत्र में ही ज्ञात करेंगे। तो हमारा अगर यदि इस प्रकार से इतना वैद्युत क्षेत्र है, यानी चारों ओर से इस प्रकार से इस स्थान पर पूरा हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वहाँ पर किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे ज्ञात होगी वो देखिए। जैसे मान लिया कि ये हमारा प्लस क्यू आवेश धनावेश है, यहाँ से आयन स्रोत इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयन स्रोत से, यानी एक धनावेश यहाँ पर मैंने मान लिया। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मान लिया यहाँ पर हमने ये बिंदु बी मान लिया, जिस पर परीक्षण आवेश यानी धन परीक्षण आवेश Q0 रख लिया, और इस बिंदु पर मान लिया यहाँ से इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इस पर एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा? बल कार्य करेगा। और क्यों, कैसे बल कार्य करेगा? क्योंकि धनावेश ये भी और धनावेश ये भी है, और मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यदि प्लस प्लस होते हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर यदि प्लस प्लस होते हैं तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पर। और अगर यदि यहाँ पर माइनस प्लस हैं तो आकर्षण कार्य करेगा, आकर्षण बल। अब बात ये आई कि प्लस प्लस है यहाँ पर प्रतिकर्षण, और बल बाहर की ओर इसको धक्का देगा, बाहर की ओर। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए, कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, या यहाँ पर, या वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या है, किसी बिंदु पर। अब जरूरी नहीं है कि यही एक बिंदु हो, यहाँ हम मान सकते, यहाँ भी मान सकते, यहाँ भी, यानी वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम मान सकते हैं। हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश, यानी धन परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती, या Q0 कूलाम पर लगने वाले बल के बराबर होती, या एक कूलाम कह सकते हैं, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर हुआ यहाँ से? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा यहाँ पर, तो परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, अच्छे से लिखो इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो लगने वाला बल किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू, या ऐसे भी कह सकते हैं Q0, एक या Q0 कूलाम इज इक्वल टू, Q0 कूलाम इज इक्वल टू F के, यानी Q0 कूलाम पर, यानी इस बिंदु पर Q0 कूलाम बराबर कितना बल लग रहा है? न्यूटन, F। तो अब एक कूलाम पर कितना लगेगा? तो F अपान Q0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलाम आवेश पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर हो गया यहाँ से? तो एक कूलाम को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलाम अपने आप में बहुत बड़ा कूलाम है, आवेश है। तो इस प्रकार से E इज इक्वल टू, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, यानी कह सकते हैं सदिश।
तो यानी आ जाएगा सदिश राशि है तो ई वेक्टर, और एफ भी सदिश राशि है, एफ अपान में क्यू नॉट लिखा जा सकता है। अर्थात अब अगर यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आते हैं इसके नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस पर बात कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक सदिश राशि है, इसे ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। तो ई इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। तो यहाँ से हम इसकी वीमा और मात्रक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वीमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वीमा बराबर एफ होता है बल MLT-2, आवेश की वीमा होती है AT। अब आवेश की वीमा कैसे निकालेंगे? क्योंकि पढ़ा है फार्मूला Q बराबर IT, यही तो पढ़ा है। I होता है एम्पियर, T होता है समय यानी T, तो AT आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वीमा निकालेंगे तो ML स्क्वायर नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर ML और T ऊपर चला जाएगा तो T-3 और A-1 आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वीमा ML स्क्वायर T-3 A-1। और एग्जाम में ज़्यादातर वीमा, मात्रक और परिभाषा। अब उसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका कैसे निकालेंगे? F होता है न्यूटन, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन। और उसके बाद प्रति क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? कूलाम, तो इसे लिख सकते हैं कूलाम। और न्यूटन प्रति कूलाम लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम इसकी एक वीमा और होती है। अब वो बीमा क्या होती है देखिए कैसे। यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपान में क्यू नॉट। अगर लिखा हुआ क्या लिखा? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। यहीं से एक तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वोल्ट विभवांतर की बीमा यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होता है। कैसे देखिए कैसे, बीमा से ही निकालेंगे। तो MLT-2 अपान में AT तो लिख दिया, तो वोल्ट ML स्क्वायर T-3। तो यहाँ पर ये A को उठा करके अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं ऊपर तो A-1 आ जाएगा। और A-1 अब इसको कैसे, किस प्रकार से, ये बात इधर समझिए। V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। यहाँ पर इसे कहते हैं V विभवांतर यानी वोल्ट, इसे क्या कहते हैं? वोल्ट। तो W ML स्क्वायर T-2 A-1, इसको क्या कहा जाता है? वोल्ट। तो ML स्क्वायर T-2 वोल्ट की बीमा ML स्क्वायर T-2 और A-1। तो यहाँ ऐसे ही बना। तो ML स्क्वायर T-2 और A-1, यहाँ पर ML स्क्वायर AT, अच्छा कूलाम है, तो T-3 आ जाएगा। तो यहाँ T-3 बनाएंगे तो ये T ऊपर चला जाएगा, A भी ऊपर चला गया, एक L से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो ML स्क्वायर T-3 A-1 अपान में आ जाएगा L यानी मीटर। तो इस पूरे को हम लिखेंगे वोल्ट। क्या लिखेंगे? वोल्ट। और वोल्ट प्रति मीटर। एक इसका मात्रक ये भी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना होगा, वोल्ट प्रति मीटर। अगर कहीं वोल्ट प्रति मीटर भी मिल जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और उसके लेकिन एग्जाम में भी पूछे क्योंकि भाई न्यूटन प्रति कूलाम आपको याद रहता है और ये वोल्ट प्रति मीटर ये कैसे बनाया गया? विभव V W अपान Q, W होती है ML स्क्वायर T-2। तो यहाँ पर ML स्क्वायर T-2 जूल की बीमा अगर इससे निकालेंगे तो इसी तरीके से निकलेगी। तो ये तो तुम्हारी जूल की बीमा हो जाए। V वोल्ट यानी ML स्क्वायर T-3 A-1, ML स्क्वायर T-3 A-1 यानी वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अपान में L यानी मीटर, तो L यानी मीटर तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। और उसके बाद में अब इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की नीचे बल के पदों में परिभाषा कैसे बनाएंगे, आइए इसको आसानी से देखते हैं। यहाँ लिखेंगे उसके नीचे यदि Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो, Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू F। क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू F। अर्थात इस पर हम परिभाषा बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? अर्थात इस पर परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखेंगे बहुत आसानी से कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल F के बराबर होती है जो कि उस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश कार्य करता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये परिभाषा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बल के पदों में इस प्रकार से निकालें। एक बार पुनः फिर कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बल F के बराबर होती है जो कि उस बिंदु पर एकांक धनावेश कार्य करता है या 1 कूलाम आवेश कार्य करता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब बात आती है, ये तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो चुकी है।
अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से। अब उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ से इसी पर हमें एक डेरिवेशन करना है। बिंदु आवेश के कारण अगर इतना क्लियर हो गया, इसको हम साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो भी देखिए, आसानी से उसको भी समझते हैं। देखो वहाँ पर बिंदु, अगर कोई दो सजातीय आवेश होते हैं, मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से अगर बना हुआ है हमारे पास, और बिंदु बी पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस पर बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई होगी। और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हेडिंग पड़ेगी, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसानी से। अब यहाँ डेरिवेशन आपको लिखना प्रारंभ करना, थोड़ी छोटी सी परिभाषा, यानी कुछ पॉइंट लिखना है कि माना, लिखो, माना बिंदु ए पर धन परीक्षण आवेश, या इसे लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश, या बिंदु ए से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु बी है, क्या स्थित है, या इसको ओ मान लो, अगर ओ मानना चाहते तो इसको ओ मान लो, इसको मान लो पी। क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश, यानी बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखो, माना कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल क्यू आवेश, ये देखो प्लस में है ना, स्मॉल क्यू आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हो गया। तो अब तुम्हें कूलाम का नियम भी पता है कि कोई दो बिंदु होते हैं तो उस पर बल F कार्य करता है। तो उसके आगे लिखो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। उसके बाद में आगे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, तो उसके मध्य लगने वाला परीक्षण आवेश प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट के मध्य लगने वाला बल, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में R²। ये तो कूलाम का नियम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी बिंदु पर अब नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु P पर, यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अभी पीछे हम बता चुके हैं फार्मूला, E = F/Q0, यही तो होती है। तो इस F का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, तो E F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान में R² और अपान में Q0। तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में R²। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। अगर परावैद्युतांक माध्यम में हो या परावेशित माध्यम यानी K में हो, तो K के लिए अगर परावैद्युतांक माध्यम में हो तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1/R², यानी Q/R² हो जाएगा। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बल के भी पदों में, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी एक कूलाम आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से ही जानते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पहले वैद्युत क्षेत्र चाहिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह सदिश राशि है वैद्युत। अब आगे आती है बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एक अंक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई कहाँ पर, देखो लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के बराबर होती है। तो 1 कूलाम Q0 कूलाम बराबर F, तो 1 कूलाम बराबर F बटे, यानी 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपये है
तो एक पेन की कीमत 10 रुपये। वैसे क्यू नाट कूलाम बराबर एफ के, तो एक कूलाम बराबर एफ बटे क्यू नाट के हो जाएगा। तो वहाँ से क्यू नाट इज इक्वल टू यदि एक कूलाम हो तो यहाँ से ई इज इक्वल टू एफ, तो ई और एफ दोनों के बीच क्या यहाँ पर परिभाषा थी कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल F के बराबर होती है जो कि उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश कार्य करता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, विमा मात्रक भी मैंने डिस्कस कर दिया। और उसके बाद बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी आपको यहाँ से कूलाम के नियम से डेरिवेट होकर के यहाँ पर यह जरूर लिख देना, मैंने बोल दिया था कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो यहाँ से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। E इज इक्वल टू 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये भी एक पॉइंट इसमें नीचे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसका यहाँ पर r इज प्रोपोर्शनल टू यानी r स्क्वायर के व्यतक्रमानुपाती होती है। तो इसे हम कह सकते हैं व्यतक्रम वर्ग के नियम का भी पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यतक्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो दोस्तों यहाँ से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक क्लियर किया पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 लेकर के आएंगे जिसमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस करेंगे। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी और एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट यानी पूछा भी जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन वो लाएंगे पार्ट 3 में। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।